हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा होम साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, फ्रूटफुल रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। पेपर का प्रेजेंटेशन भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि आपका याद करना। ठीक है, आप याद करके उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं करोगे तो भी आपको जो अच्छा स्कोर है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए पेपर का प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। तो आपको किस तरह से आंसर लिखने होते हैं, किस तरह के पॉइंट्स बनाने होते हैं, वो सभी आपको प्रैक्टिस पेपर से पता चल जाता है। क्लियर? तो हिंदी मीडियम में ऑलरेडी हम ये पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इसको इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। तो मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 70, क्योंकि 30 का आपका क्या हो चुका है, प्रैक्टिकल हो चुका है, वहाँ से मार्क्स लगते हैं। और टाइम अराउंड 3 आवर्स का। ठीक है, और प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी होता है 4 क्लास 11th। क्लियर? तो सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो इनको आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, हिंदी मीडियम में चाहो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए कि क्या स्कीम रहेगी आपकी। 1 से 14 तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। 15 से 18 तक आपका 1 अंक का केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। फिर 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 2 एलिमेंट्स ऑफ आइडेंटिटी आर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड। 2 एलिमेंट्स जो है आइडेंटिटी यानी पहचान आप कह सकते हो, उसके कौन से 2 एलिमेंट रहेंगे? तो एक तो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या होता है, अपना जो स्वाभिमान होता है वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट सिम्टम्स आर सीन इन अ फिजिकल अनहेल्दी पर्सन। अनहेल्दी, फिजिकली अनहेल्दी पर्सन में कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे? तो अगर आपको कुछ इंग्लिश मीडियम में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हिंदी मीडियम वाली वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट सिम्टम्स आर सीन इन फिजिकली अनहेल्दी पर्सन, तो इसमें सी आंसर रहेगा इमीडिएटली सफर फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यू टू नॉर्मल वेदर चेंज। तो थोड़ा सा भी वेदर में चेंज होने पर तभी क्या हो जाता है, जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो पर्सन है वो फिजिकली अनहेल्दी पर्सन है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, विच फील्ड ऑफ होम साइंस शुड अनीता स्टडी टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद एंड टेकिंग केयर ऑफ एन इन्फेंट। तो एक जो बच्चा है उसकी देखभाल करने के लिए उससे जुड़ी हुई जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके बारे में उसको जानने के लिए जो अनीता है, अनीता उसको किस एरिया की स्टडी करनी चाहिए? अनीता स्टडी टू लर्न, तो उसको किस बारे में पढ़ना चाहिए? तो देखिए, किसी भी एक बच्चे के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए जो हमें स्टडी करनी होती है, दैट इज़ द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि मानव जो है डेवलपमेंट, मानव विकास कैसे होता है, वो सारी स्टडी आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड बिगिन टू यूज़ प्रोनाउन लाइक आई, मी एंड माइन। तो मुझे, मेरा, ये सब बच्चा जो है किस महीने में, कौन सी ड्यूरेशन में यूज़ करने लगता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा 18 से 24 मंथ्स। ठीक है, 18 to 24 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सैलरी दैट फैमिली मेम्बर्स अर्न बाय वर्किंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इनकम। यानी परिवार के सदस्य जो कुछ समय की अर्निंग होती है, कुछ समय के तक काम करते हैं, फिर वेतन जो कमाते हैं, वो कौन सी आय का एग्जाम्पल रहेगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सी होती है वो? मनी इनकम होती है। बी विल बी द राइट आंसर, मनी इनकम उसको कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो फर्नीचर है वो कम्युनिटी रिसोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है मैनेजमेंट प्रोसेस का? सबसे पहले होता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग करनी पड़ती है तभी हम अगले फर्दर किसी स्टेप पर जाते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PEM? PEM की फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो इट इज़ द प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच एक्टिविटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी वाइल मेकिंग अ टाइम प्लान। तो टाइम प्लान जो है करने के लिए विच एक्टिविटी शुड बी गिवन प्रायोरिटी, कौन सी एक्टिविटी को, कौन सी जो प्रक्रिया है उसको सबसे पहले रखना चाहिए, ये आपको बताना है यहाँ पर।
तो जो सबसे ज़रूरी होती हैं वही सबसे पहले रखी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी वाली कौन सी होंगी, जो कंपलसरी होती हैं वही सबसे पहले एक्टिविटी जो प्लान बनता है टाइम प्लान उसमें रखी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो बतानी है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये हो जाएगी, दैट इज़ द होम साइंस एजुकेशन इज सूटेबल ओनली फॉर गर्ल्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो डी इसका आंसर रहेगा। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, इसमें आपको करेक्ट पेयर सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें देखिए आपका आंसर जो है क्या रहेगा, इसमें आपका ये हो जाएगा इन्फेक्शन डायरिया। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन ये गलत है। ओबेसिटी, ओवर न्यूट्रिशन ड्वार्फिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। गुड न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस हो जाता है, ये भी गलत है। तो इन्फेक्शन से क्या, डायरिया जो है वो किससे होता है, इन्फेक्शन से हो, इन्फेक्शन कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मैच दिया गया है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका देखिए ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इससे मैच हो जाएंगे। सीरियल्स, ग्रेन्स, ये सब रागी बाजरा ये होते हैं। मिल्क मीट में कर्ड और एग आ जाएगा। पल्सेस एंड ड्राई लेग्यूम्स में मूंग और चना आ जाएगा। तो ये इसके आंसर रहेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको मैच करना है, किससे मैच करेंगे। तो इसमें देखिए ये जो सिंबल है ये क्या रहेगा, टेम्परेचर ऑफ आयरन 120। ये क्या है कि आयरन नहीं करना है कपड़ा, तो ये डोंट आयरन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो ये वाला सिंबल है ये किसका होगा, टेम्परेचर ऑफ आयरन दैट इज़ द 210, और ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ आयरन 160 डिग्री। मॉडरेट टेम्परेचर, ये मॉडरेट टेम्परेचर है, ये थोड़ा हाई हॉट टेम्परेचर यानी थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ये उससे भी लो। तो देखिए 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट इस तरह से हम इसको करेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसमें आप मैच करेंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा, फ्रिक्शन दैट इज़ यूजिंग ब्रश और स्क्रबिंग बोर्ड, इसमें फ्रिक्शन होगा। एंड दैट इज सक्शन पंप, दैट इज़ वैक्यूम क्रिएटेड बाय प्रेसिंग लूजनेस द डर्ट। एंड नीडिंग एंड स्क्वीजिंग क्या हो जाएगा, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, इसमें आपका आंसर जेंटल रबिंग ऑफ डेलिकेट क्लोथ्स। एंड मशीन वॉशिंग में भी मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक है ना। मशीन की वॉशिंग मशीन जो है वो या तो मैनुअली वॉश कर सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक होती है या फुल्ली होती है। तो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी द सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अकॉर्डिंग टू 2007 यूनिसेफ रिपोर्ट, यूनिसेफ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या दिखाया गया है, 92 लाख चिल्ड्रन, इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो इनमें करेक्ट जो स्टेटमेंट रहेगी वो बताना है। ठीक है, तो इसमें आपका 92 लाख चिल्ड्रन बोर्न अलाइव वर्ल्ड वाइड डाई बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। 30 लाख चिल्ड्रन हु डाई आर बोर्न फ्रॉम साउथ एशिया, ये भी ठीक है। बाकी दो स्टेटमेंट आपकी गलत हैं। तो सही आंसर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड वाला हो जाएगा। तो सी विल बी द राइट आंसर। और में दिया गया है, विच आर द 2 माइलस्टोन ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन 12 to 18 months ओल्ड चाइल्ड। तो इसका क्या रहेगा, इसमें आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन, विच आर द 2 माइलस्टोन ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन ए 12 to 18 months ओल्ड चाइल्ड। तो 12 से 18 जो महीने का बच्चा होता है उसकी उपलब्धियां कौन कौन सी होती हैं, वो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है उसके अंदर। तो उस समय वो वॉक करना सीखता है, रनिंग करना सीखता है, ट्राईसाइकिल राइड नहीं करता, वॉकिंग बैकवर्ड उल्टा नहीं चलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर हमारा 3rd and 4th हो जाएगा। तो 3rd and 4th ए में दिया गया है, तो ए हमारा आंसर रहेगा। द बेसिक क्लोथिंग नीड ऑफ यंग चिल्ड्रन और डिफरेंट एज ग्रुप, बेसिक क्लोथिंग नीड क्या होती हैं, वो कम्फर्ट और कन्वीनियंस होने चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए उनके अंदर, सोशल स्टेटस को शो नहीं करते हैं, ग्लिटर एंड शाइन नहीं होती है। तो 1st and 3rd हमारा आंसर रहेगा। तो बी हमारा राइट आंसर रहेगा। सेक्शन बी दिया गया है केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, कॉटन के बारे में दिया गया है ये सारा। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, तो इसको मैं आपको बताना है कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। इनकरेक्ट पेयर इसमें नॉन सेलुलोजिक फाइबर रेयॉन हो जाएगा। बाकी सारे ठीक हैं। कॉटन जो है सेलुलोजिक फाइबर है, प्रोटीन फाइबर सिल्क होता है, मेटेलिक फाइबर एस्बेस्टॉस होता है, जबकि नॉन सेलुलोजिक फाइबर रेयॉन ये गलत ऑप्शन है।
व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कॉल्ड? बेसिक जो है वो क्या कहलाती है? दैट इज़ नोन एज फाइबर, है ना। बेसिक जो यूनिट होती है एक कपड़े की वो क्या होगी? दैट इज़ फाइबर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, स्टेटमेंट्स बतानी है आपको, एसेसन रीज़न दिया गया है। तो आफ्टर द फैब्रिक इज़ रेडी इट इज़ सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। बिकॉज प्रोसेसिंग इम्प्रूव अपेयरेंस ऑफ द फैब्रिक, जो प्रोसेसिंग होता है वो फैब्रिक के जो अपेयरेंस है उसकी जो जिस जैसे वो अच्छा दिखे उसको ठीक उसको करता है। तो हमारा आंसर इसमें ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट दी गई है, असर्शन एंड रीजन। तो फर्स्ट असर्शन दिया गया है, नीटिंग इज द इंटरलूपिंग ऑफ एटलीस्ट वन सेट ऑफ यार्न्स। तो इसमें ए हमारा क्या है? सही है। एंड नीटिंग कैन नॉट बी डन ऑन द मशीन, नीटिंग जो है वो मशीन से नहीं कर सकती, ये तो गलत हो गया। आजकल तो जितनी भी स्वेटर आती हैं वो सारी मशीन की होती हैं मोस्टली, और पता ही नहीं चलता कि वो हाथ से बनी हुई है या मशीन से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर ए तो ट्रू है बट आर जो है वो हमारा फॉल्स है, तो हमारा आंसर सी रहेगा। क्लियर? उसके बाद सेक्शन सी दिया गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। यूज स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो डिस्ट्रेस होता है वो क्या है? डिस्ट्रेस इज द नेगेटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, है ना, दैट कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम एंड डिक्रीज वेलबींग। यानी ये क्या होता है? डिस्ट्रेस एक तरह से प्रतिकूल दबाव होता है, प्रेशर होता है माइंड पे, जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम और हमारी जो आप कह सकते हो कि प्रॉपर हम अपने कार्य जो है वो नहीं कर सकते। और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। यू स्ट्रेस जो है वो क्या होता है? एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है दैट मोटिवेट एंड एनहांस परफॉर्मेंस। यू स्ट्रेस क्या है कि हम स्ट्रेस तो होता है लेकिन वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है, उससे हम अपनी हेल्थ इशू नहीं बनाते हैं, उसे हम ये नहीं सोच के चलते हैं कि हम जो है किसी चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होता है। उस चीज़ को हम पॉजिटिविटी में लेकर और ख़ुद को मोटिवेट करते हैं। तो ऐसा जो स्ट्रेस होता है दैट इज़ द यू स्ट्रेस, और जो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है वो डिस्ट्रेस होता है। जैसे कि अगर हम देखें, डिस्ट्रेस इन्वॉल्व स्ट्रेस दैट डिस्करेज यू वाइल यू स्ट्रेस फोकस ऑन स्ट्रेस दैट मोटिवेट एंड एक्साइट यू। अदर एग्जाम्पल ऑफ हाउ दीज डिफर इंक्लूड। अब जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और आप उस चीज़ को स्ट्रेस लेते हो और उससे मोटिवेट होते हो कि मुझे भी ऐसे ही अच्छी परफॉर्मेंस करनी है, मुझे भी ऐसे ही अच्छी तरह से पढ़ना है, वो स्ट्रेस क्या होगा? वो जो है यू स्ट्रेस होता है, क्योंकि उससे उस स्ट्रेस से आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो रही है, आप मोटिवेट हो रहे हो। लेकिन अगर कुछ ऐसा स्ट्रेस होता है कि जिसको आप सोच सोच के उसको अपनी परेशानी बना लेते हो, है ना, और उससे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो वो डिस्ट्रेस होता है। सो डिस्ट्रेस में डिस्टर्ब योर स्लीप वाइल यू स्ट्रेस में इंक्रीज योर एनर्जी, डिस्ट्रेस में लोअर योर मूड वाइल यू स्ट्रेस में स्टेबलाइज और एलिवेट योर मूड। तो अगर इस ये क्वेश्चन आपका डिफरेंस फॉर्म में भी आता है तो यहाँ से आप इसका डिफरेंस बनाकर भी लिख सकते हो। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ इज़ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन डिफरेंट फ्रॉम इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा जो है वो इंटर से कैसे डिफरेंट है? तो देखिए, इंटर पर्सनल जो कम्युनिकेशन होता है रेफर टू द इंटरनल, दैट इज़ इंट्रापर्सनल जो होता है दैट इज़ रेफर टू द इंटरनल डायलॉग एंड इंडिविजुअल हैज़ विद इन देमसेल्व्स, इट इज़ अ टाइप ऑफ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो यानी हम जब अपने मन में बात करते हैं, अपने से बात करते हैं, तो वो क्या होता है? वो इंट्रापर्सनल होता है। एग्जाम्पल, मेंटली रिहर्सिंग ऑफ एन इंटरव्यू और एग्जाम। जैसे आप पेपर से पहले कुछ क्वेश्चंस दिमाग में रखते हो ना और उनको रिवाइज करते हो, कि फिर देखते हो कि कहाँ पे भूल गया, फिर भाग से बुक खोल के देखते हो, तो ये क्या होता है? दैट इज़ इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। आप अपने साथ कम्युनिकेट करते हो, मन के साथ कम्युनिकेट करते हो। जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड ओपिनियन बिटवीन टू और मोर पीपल। फेस टू फेस सिटिंग, जैसे डिबेट होती है ना, डायलॉग प्रोग्राम होता है, कन्वर्सेशन होती है बिटवीन ए पेशेंट एंड डॉक्टर, तो किसी और के साथ जो कन्वर्सेशन होती है दैट इज़ द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की क्या जो है 4 एडवांटेज रहेंगी वो आपको लिखनी है। तो बेनिफिट्स क्या रहते हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के? दैट इज़ द रिमोट सेंसिंग अनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, असिस्ट इन वेदर फोरकास्टिंग, सपोर्ट एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, बेनिफिट द डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज़ जहाँ पर बहुत ही जैसे बिजली नहीं है, लाइट्स नहीं है, फ़ोन नहीं है, इस टाइप में, तो इस टाइप के जो रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कम होती है उसको रिमोट एरिया कहते हैं, तो उनके लिए सैटेलाइट्स बेनिफिशियल रहते हैं।
यूज़फुल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में भी जो टीवी पे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं वो सब सैटेलाइट्स की वजह से होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। मेंशन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन सी हैं? तो देखिए कौन सी रहेंगी। एक तो यूटिलिटी है ना, एक्सेसिबिलिटी, रिसोर्सेज लाइक हम उनका कितना यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एक्सेसिबिलिटी, वो हमें कितने जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। एक्सचेंजेबिलिटी एंड मैनेजेबिलिटी, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे एक्सचेंज जो है करते हैं एक रिसोर्स का दूसरे रिसोर्स में, इस तरह से जो है चीज़ें चलती हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। A roadside food vendor is maintaining poor personal hygiene due to which the customer are reducing। एक जो रोड साइड फूड वेंडर है उस वो पर्सनल हाइजीन नहीं रखता है, यानी खुद को वो जो है साफ़ सफाई नहीं रखता है, तो सजेस्ट हिम 4 पॉइंट्स ऑन कीपिंग हिज पर्सनल हाइजीन। ठीक है, तो आपको 4 पॉइंट्स जो है लिखने हैं कीपिंग हिज पर्सनल हाइजीन, कि पर्सनल हाइजीन जो है वो कैसे रखे, ये पॉइंट्स आपको बताने हैं। सो आंसर क्या रहेगा? तो आंसर आप यहाँ से लिख देंगे, दैट इज पर्सनल हाइजीन गाइडलाइन। नेल्स शुड बी ट्रिम्ड, ठीक है, नेल्स कटे हुए होने चाहिए। डेली बाथिंग इज एसेंशियल। हैंड शुड बी वॉश्ड विद सोप। क्लीन क्लोथ शुड बी वॉर्न एंड एप्रन एंड हेड कैप ऑल्सो बी यूज्ड। ग्लव्स शुड बी वॉर्न वाइल सर्विंग फूड। अवॉइड कफिंग और स्नीजिंग ऑन फूड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा और भी ऐड कर सकते हो नॉर्मल पर्सनल हाइजीन के। नेक्स्ट है नेम एनी 4 ट्रेडिशनल फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स प्रीवेलेंट इन आवर कंट्री। तो 4 जो है आपको फोक डांस या 4 फोक सॉन्ग्स लिखने हैं। तो इसमें आंसर आपका क्या रहेगा? दैट इज़ द बोल एंड भटियाली, सना एंड ददारिया, ठीक है, भांगड़ा, गिद्दा, कजरी, बीहू, दोहा एंड गरबा, चक्री, चेती, अल्हा, पौधा एंड लविनी। तो ये जो है आप इसमें लिख सकते हो फोक डांस। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है सुनीता हैज़ गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड, एजुकेट हर, व्हाट इज़ द येलो कलर्ड फ्लूइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्स्ट 2-3 days नोन एज, इन्फॉर्म हर इट्स वन बेनिफिट फॉर द चाइल्ड। तो जो येलो कलर फ्लूइड प्रोड्यूस होता है चाइल्ड के जन्म होने के बाद, तो वो क्या है एंड उसके बारे में बच्चे को क्या बेनिफिट है उससे, वो आपको बताना है। तो वो क्या होता है? दैट इज़ कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम होता है एंड इट इज़ रिच इन एंटीबॉडीज़ एंड प्रोटेक्ट द इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से वो बच्चे को बचाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है दिनेश इज़ अ रूरल चाइल्ड, विच 2 snakes हैज़ माइट गिवन हिम, गिवन रीज़न ऑल्सो। तो दिनेश जो है वो एक रूरल चाइल्ड है, यानी गाँव का बच्चा है, तो कोई 2 snacks आप उसको क्या दे सकते हैं गाँव में, और एक रीज़न आपको बताना है। सो तो इसका आंसर रहेगा स्नैक्स फॉर रूरल चिल्ड्रन। तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ पुतू, मुरक्कू, लड्डू, उपमा, इडली, मट्ठी, ये सब उसको दिया जा सकता है। रीज़न फॉर प्रोवाइडिंग दीज स्नैक्स, ठीक है, तो रूरल चिल्ड्रन आर वेरी एक्टिव, क्लियर। तो रूरल चिल्ड्रन जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं, दे हैव हायर एनर्जी रिक्वायरमेंट, दी स्नैक्स आर न्यूट्रिशियस एंड बेनिफिशियल फॉर मीटिंग कैलोरी नीड, बेनिफिशियल रहते हैं बच्चे के लिए, कॉस्ट इफेक्टिव हैं और घर पर बनाए जा सकते हैं, इसीलिए इनको दिया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? व्हाट आर ह्यूमन रिसोर्सेज, गिव टू एग्जाम्पल ऑल्सो। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? तो एग्जाम्पल लिखने हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? दे आर इनहेरेंट इन इंडिविजुअल्स एंड कैन बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज कहेंगे। तो ट्रेनिंग और सेल्फ डेवलपमेंट से, यानी अगर हम कोई स्किल सीखते हैं तो क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स होगा, क्योंकि उसका यूज़ हम करेंगे किसी स्किल एजुकेशन में और जो अपना कंट्री है उसकी डेवलपमेंट में। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो सबसे आप कह सकते हो सर्वोपरि होता है, बेस्ट होता है, सुप्रीम होता है। तो हम कैसे उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को? नॉलेज के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, स्किल कॉम्पिटेंसीज, टाइम देकर, एनर्जी, एटीट्यूड। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है मारिया डज नॉट डू मच हाउस वर्क बट शी स्टिल फील्स टायर्ड। वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करती लेकिन फिर भी थक जाती है। टेल हर 6 ways ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन सो दैट शी डजंट फील टायर्ड आफ्टर डूइंग वर्क। तो आपको उसको बताना है 6 तरीके कि वो किस तरह से काम को सिंप्लीफाई कर सकती है कि वो जल्दी से ना थके। तो आंसर क्या रहेगा? देखिए, प्रिपेयर शॉपिंग लिस्ट एंड लिस्ट बिफोर हेड, उसको पहले ही शॉपिंग लिस्ट बना लेनी चाहिए। टेक आउट और पुट बैक नेसेसरी आइटम फ्रॉम द फ्रिज टुगेदर,
ठीक है। यूज़ ए ट्रे और ट्रॉली वाइल सर्विंग फूड, तो आप यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। गैदर ऑल नेसेसरी मटेरियल बिफोर स्टार्टिंग वर्क, ठीक है। काम शुरू करने से पहले ही क्या कर लेना चाहिए, उसको सामान जो है निकाल कर रख लेना चाहिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, 2 टास्क साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट पे। लाइक चॉपिंग सैलड है वाइल कुकिंग वेजिटेबल्स, स्वीप ऑल रूम फर्स्ट देन मोप टुगेदर, प्रेफर स्टैंडिंग वाइल कुकिंग द आयरनिंग फॉर बेटर पोस्चर, यानी खड़े होकर खाना बनाया जा सकता है। आयरनिंग जो है प्रेस खड़े होकर की जा सकती है, जल्दी होगी। वॉश क्लॉथ्स ऑफ द सेम कलर टुगेदर, यूज़ मिक्सचर, ठीक है। नैपकिन, पेपर नैपकिन यूज़ कर सकते हैं क्लोथ नैपकिन की जगह। एंड यूज स्टील यूटेंसिल्स इंस्टेड ऑफ ग्लास वंस। तो इस तरह से हम आइडियाज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है आपको बताना है। तो यहाँ से आप आंसर कर देंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ रेफर टू द इंक्रीज इन फिजिकल साइज, हाइट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है। बॉडी पार्ट साइज हाइट में इंक्रीज जो होता है वो ग्रोथ कहलाता है। एंड डेवलपमेंट रेफर टू अ क्वालिटेटिव चेंजेस अलॉन्ग विद द फिजिकल ग्रोथ। इसमें आ जाएगा इट इज़ क्वांटिटेटिव, इसमें आ जाएगा इट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एंड इट कैन बी सीन एंड मेजर्ड। डेवलपमेंट जबकि वो मेज़र नहीं किया जा सकता, सीन नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे अंदर अच्छी हैबिट इनकलकेट होती हैं तो वो डेवलपमेंट है, तो उसको हम देख नहीं सकते हैं अच्छी हैबिट्स को, ठीक है। केवल फील कर सकते हैं, अपने बिहेवियर से देख सकते हैं, क्लियर ना। मेज़र कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितना विकास हुआ है, क्या क्या हमने अच्छी चीज़ें सीखी हैं। इट इज़ नैरो कॉन्सेप्ट, ये बहुत नैरो है जबकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक पीरियड के बाद ग्रोथ तो रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट वो कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ जो है वो चलता रहता है। पूरी लाइफ हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, जो सिचुएशन है, जो समय है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, और में क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन एनी 3 एरियाज ऑफ डेवलपमेंट विद एग्जांपल, ठीक है। तो 3 एरियाज बताने हैं आपको डेवलपमेंट के एग्जांपल के साथ, तो आंसर करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या एग्जांपल देंगे, चेंज इन बॉडी वेट एंड हाइट। फंक्शनल डेवलपमेंट होती है कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल। सेंसरी डेवलपमेंट है डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी दैट इज द स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी थिंकिंग, कॉग्निटिव किससे बिलोंग करता है, थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज से, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगी थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटीज। सोशल डेवलपमेंट होगी बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स। ये जो है हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 ए पार्ट है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आर इंटीमेटली इंटरलिंक्ड। न्यूट्रिशन और जो हेल्थ है ना, वो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। बहुत ही कॉमन सी बात है। स्टेट 1 इंपॉर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन। अगर आप न्यूट्रिशन अच्छा लेते हो तो हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसी के जो है हमें क्या करना है, एक इंपॉर्टेंस इसकी बतानी है। तो आंसर क्या रहेगा, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन क्या रहेगा, फैसिलिटेट फिजिकल ग्रोथ। अगर अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो अच्छी फिजिकल ग्रोथ होगी, बॉडी अच्छे से डेवलप होगी, फंक्शनिंग एंड गुड हेल्थ रहेगी। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड एनर्जी, अच्छी एनर्जी मिलेगी, इन्फेक्शन से हम बचे रहेंगे। एड्स इन चिल्ड्रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्प परफॉर्म डेली टास्क एफिशिएंटली। डेली के जो हम टास्क करते हैं वो हम एफिशिएंटली कर पाएंगे। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है बी, into which 2 categories can nutrients be mainly classified, right giving example। किन कैटेगरी में हम न्यूट्रिएंट्स को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। राइट गिविंग एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल से बताना है। तो आंसर क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में दैट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, है ना, यानी जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होती हैं, दैट इज दे आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट। एंड माइक्रो क्या होते हैं, माइक्रो का वर्ड, माइक्रो मीन्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स देयर इज स्मॉल क्वांटिटी, जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, दैट इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो में हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिनरल एंड विटामिन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का, ये सेक्शन देखेंगे। राइट एनी 4 गाइडलाइंस फॉर गिविंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड टू अ 6 months ओल्ड इन्फेंट। अगर 6 महीने का बच्चा है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं, है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी 4 गाइडलाइन बतानी है कि क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए उस केस में। तो देखिए, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। स्टार्ट विद ओनली 1 टाइप ऑफ फूड, तो एक ही टाइप का फूड से स्टार्ट करना चाहिए। इंट्रोड्यूस फूड इन स्मॉल क्वांटिटी इनिशियली, तो जैसे 6 महीने के बाद हम बच्चे को जो फूड देना शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं कि एकदम से उसको ज़्यादा दिया जाए, नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा, है ना।
डोंट फोर्स द चाइल्ड टू ईट, उसको फोर्स नहीं करना है, अगर वो नहीं इच्छा उसकी हो रही है तो उसको नहीं खिलाना है। एंड एनकरेज द चाइल्ड टू ट्राई ऑल टाइप ऑफ फूड, और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन बस जैसे फर्स्ट डे उसको खाना देना है तो उसको सारी वैरायटी खिला दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो उसको क्या करना होता है, उसको थोड़ा थोड़ा करके सभी टाइप का फूड जो है वो धीरे धीरे करके उसको टेस्ट उसका डेवलप किया जाता है। अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, और बच्चे को जो स्पाइसी और फ्राइड फूड है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इंट्रोड्यूस वेराइटी इन मील्स, वेराइटी रखनी चाहिए, लाइक फ्रूट्स दे दिए, कभी जो है उस तरह के फाइबर फूड दे दिया, है ना। एंड मील शुड बी न्यूट्रिशियस, मील जो है वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, राइट नेम ऑफ एनी टू टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड। कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो है उसके टू टाइप्स क्या हैं वो आपको बताने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फूड में लाइक लिक्विड कॉम्प्लीमेंट्री फूड हो सकता है, सामी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड हो सकता है, एंड सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड हो सकता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और में दिया गया है, प्रिपेयर एन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर प्री स्कॉलर्स। ठीक है, तो जो बच्चे हैं जब स्कूल जाने से पहले उनको कौन कौन से इंजेक्शन, कौन कौन से जो टीका है वो लगाया जाता है इम्यूनाइजेशन, तो उसकी आपको क्या बनानी है, तालिका बनानी है, टेबल बनानी है, शेड्यूल बनाना है। तो इसका आंसर देखिए क्या रहेगा, इम्यूनाइजेशन चार्ट फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, इसमें रहेगा 15 to 18 मंथ्स MMR का टीका दिया जाता है, मीजल्स मम्स रूबेला का। 16 मंथ्स पे दिया जाता है DPT OPV एंड बूस्टर डोज दी जाती है। 2 ईयर्स पे टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है। 5 ईयर्स पे DT दिया जाता है, और उसके बाद जो है आगे भी दिए गए हैं। एंड 10 to 16 ईयर्स वो TT है, टेटनस। एंड 18, 24, 30, 36 मंथ्स ये विटामिन A की ड्रॉप्स दी जाती हैं। तो इस तरह से इम्यूनाइजेशन चार्ट आपको बनाना है। नेक्स्ट, इसमें हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हो, तो इस क्वेश्चन को आप के टीचर्स ने जैसे कराया हो वैसे आप कीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, BCG वैक्सीन प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट विच डिजीज़। तो BCG जो टीका लगाया जाता है वो किस डिजीज़ के अगेंस्ट लगाया जाता है, तो TB के उसमें लगाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, TB, तो आप कर लेंगे ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट देखिए बच्चे, सेक्शन D दिया गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। The 5 food group system can be used for both planning and assessing balancing diet. तो 5 फूड ग्रुप सिस्टम आपको बताना है, मतलब हम यूज़ करते हैं फॉर प्लानिंग एंड असेसिंग बैलेंस डाइट। इट इज़ सिंपली डेली फूड गाइड। ठीक है, राइट एनी 4 गाइडलाइन दैट कुड बी अडॉप्टेड फॉर यूजिंग द बेसिक फूड ग्रुप। तो कोई भी आपको यहाँ पे 4 गाइडलाइन बतानी है कि हम किस तरह से बेसिक जो फूड ग्रुप है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या रहेगा, गाइडलाइन क्या रहेंगी, सर्व फूड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप। तो हर एक फूड ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि देखिए कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, और इसके अलावा वाइटामिन्स हैं, तो ये सारे ही क्या हैं, एक तरह के फूड ग्रुप्स हैं। तो हमें सबकी नीड होती है, सबके फंक्शन अलग अलग हैं। ऐसा नहीं होता ना कि केवल हम जो है सुबह शाम रात हर टाइम अगर हम राइस खाएं तो काम चल जाएगा, केवल दूध पिए तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हम अपने जो पूरा दिन खाना हम खाते हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मील को इंक्लूड करते हैं, ताकि जितने भी न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी में चले जाएँ। जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं वाइटामिन्स के लिए, है ना, प्रोटीन्स लेते हैं, दाल वगैरह लेते हैं, फिर चपाती खाते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, मक्खन लगाते हैं फैट के लिए, इस तरह से। तो सर्व फूड फ्रॉम ईच ग्रुप एटलीस्ट वंस, तो एक बार ज़रूर उसको लेना चाहिए। चूज़ डाइवर्स फूड फ्रॉम ईच ग्रुप एज न्यूट्रिशनल कंटेंट वेरीज, तो हर एक ग्रुप से अलग अलग फूड जो है वो लेना चाहिए, डाइवर्स फूड होना चाहिए। इंक्लूड रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन मील्स, है ना, तो रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है मील में वो लेनी चाहिए। Ensure not more than 75 of calories come from cereals. नेक्स्ट देखिए, 75% कैलोरी जो है नॉट मोर देन, उससे ज़्यादा जो सीरियल्स उनसे नहीं लेनी चाहिए। कंज्यूम मिल्क एटलीस्ट वंस अ डे, दूध लेना चाहिए दिन में एक बार कम से कम। यूज़ अप्रोप्रिएट फूड कॉम्बिनेशन टू एनहांस प्रोटीन क्वालिटी इन वेजिटेरियन डाइट, तो एक प्रॉपर फूड कॉम्बिनेशन होना चाहिए वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 1 किलोग्राम फैट। तो 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 किलोग्राम फैट से हमें कितनी एनर्जी जो है वो मिलती है वो बताना है। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू जो हमें मिलती, कैलोरीज वैल्यू जो हमें मिलती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरीज, ठीक है, एंड 1 ग्राम फैट से हमें मिलती है 9 किलो कैलोरीज। 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रिपेयर अ डे टाइम प्लान फॉर योर सेल्फ व्हेन योर एग्जाम आर अप्रोचिंग। तो आपके एग्जाम नजदीक आ रही है, यू हैव टू प्रिपेयर अ डे टाइम प्लान। तो आपको एक दिन का प्लान जो है वो तैयार करना है, ठीक है। तो इसको आप सब बच्चे अपने अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, क्योंकि सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, सबकी जो नीड्स हैं वो अलग होती हैं। तो उसके जो भी चीज़ें अनिवार्य होती हैं, इम्पोर्टेंट होती हैं, उनको सबसे पहले इंक्लूड करके और उसी के अकॉर्डिंग जो डे टाइम प्लान है वो तैयार होता है। और में दिया गया है, डिस्कस एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ स्पेस प्लानिंग। 4 प्रिंसिपल्स जो है यानी स्पेस प्लानिंग के लिए आप किस तरह से आप स्पेस प्लानिंग करोगे, उसके लिए आपको 4 प्रिंसिपल्स बताने हैं। तो स्पेस प्लानिंग में देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे इसके, तो इसमें हो जाएगा शेप, हो जाएगा इम्पैक्ट, हो जाएगा प्राइवेसी है, रूम अरेंजमेंट है, ओपननेस है, क्लीनलीनेस है, एयर सर्कुलेशन कैसा है, फर्नीचर की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है, एंड एस्थेटिक्स यानी वो दिखने में भी सुंदर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्पेस प्लानिंग के लिए इसके प्रिंसिपल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, देयर आर 5 मेंबर्स इन मनप्रीत फैमिली हुज एज एंड कंडीशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। 5 मेंबर्स हैं मनप्रीत की फैमिली में जिनकी एज और कंडीशंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। देयर क्लोथ रिलेटेड रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो डिफरेंट। तो उनकी जो क्लोथ रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। सो यू हैव टू आंसर, इन्फॉर्म हर अबाउट एनी 4 फैक्टर विच अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स। तो आपको कोई 4 फैक्टर बताने हैं कि जो कपड़ों की सिलेक्शन है वो किस बेस पे करनी चाहिए। बहुत इजी सा आंसर रहेगा इसका। तो आंसर इसका हम जो है देखते हैं। तो कपड़ों की सिलेक्शन हम किस बेस पे करते हैं, सर्दियों में सर्दी के हिसाब से कपड़े देखते हैं, गर्मी में गर्मियों के हिसाब से देखते हैं, है ना। तो एक तो क्लाइमेट कैसा है, सीज़न कौन सा है, ओकेज़न क्या है, यानी पार्टी वियर है या नॉर्मल कैजुअल वियर है, वो सब देखते हैं। उसके अलावा फैशन वाले लेने हैं या जो है नॉर्मल कपड़े लेने हैं इनकम के अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है ना कि इनकम है नहीं और जो है 60-70 हज़ार के कपड़े खरीद लिए, ऐसा नहीं होता। तो इनकम भी मैटर करती है। प्रोफेशन क्या है, अब कोई टीचर है तो वो किस तरह के कपड़े पहन के जाए उस पर भी डिपेंड करता है ना। शादी में जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, तो कई चीज़ें मैटर करती हैं, आप सब बच्चे जानते हो। एंड एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग भी कपड़ों की सिलेक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट 2 पॉइंट्स शी शुड कीप इन माइंड वाइल चूजिंग क्लोथ्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके लिए अगर कपड़ों की सिलेक्शन करनी हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए भी हमें क्या देखना होता है कि बच्चा वो कंफर्टेबल होना चाहिए। सबसे मेन होता है उसका कंफर्टेबल होना चाहिए। तो एक तो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की डिसेबिलिटी है बच्चे को, है ना। एंड शुड बी कंफर्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, इजी टू वियर एंड रिमूव। तो बच्चा जो है वो उसको डालने निकालने में परेशान ना हो, डबल स्टिच होना चाहिए, एंड ईजी टू वॉश एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग, यानी जो है उसको दिखने में भी उसका क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है, एजुकेट हर वाइफ इन्फेंट शुड नॉट हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोथ्स। कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, छोटे की भी बात नहीं करेंगे हम, ग्रोइंग जो बच्चे होते हैं जिनकी हाइट बढ़ रही होती है तो उनके ज़्यादा कपड़े क्यों नहीं लाने चाहिए। तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जब छोटे थे तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लाए जाते थे और लाए जाते हैं तो वो एक नंबर बढ़ा करके लाए जाते हैं स्पेशली, है ना, कि भाई नेक्स्ट सीजन में काम आ जाएगा। इस तरह से करते हैं कई पेरेंट्स होते हैं ना जो, हाँ, इस तरह से सोचा जाता है। तो क्यों सोचा जाता है, बस इसी का आंसर आपको लिखना है। तो क्यों, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज होती है, वो बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं तो फिर वो यूज़लेस हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए। इन्फेंट्स ग्रो रैपिडली, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, एंड देयर क्लोथ्स बिकम स्मॉल क्विकली एंड देयरफॉर दे शुड नॉट हैव टू मैनी क्लोथ्स। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, एजुकेट योर मदर इफ सेविंग्स आर पुट अंडर फोल्ड ऑफ साड़ी और केप्ट हिडन इन अ पिक्चर इट इज़ नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन इन्वेस्टमेंट। कि अगर आपकी मदर हैं और वो क्या करती हैं, जो सेविंग्स होती हैं, कुछ पैसे बचा लिए, उनको फिर क्या करती हैं कि साड़ी के फोल्ड में रखती है या किचन में कहीं रख दिए हैं, तो आपको उनको समझाना है कि वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी वो पैसा अमाउंट तो इंक्रीज़ होगा नहीं, वो ऐसे कैसे रखा रहेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से उनको समझाना है। ए रहेगा, इन्वेस्टमेंट में बी डिवाइडेड इनटू विच 2 टाइप ऑफ एसेट। तो इन्वेस्टमेंट को हम किन 2 टाइप के एसेट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें रहेगा, एक तो होता है फाइनेंशियल एसेट और एक होता है फिजिकल एसेट। ठीक है, एक फाइनेंशियल एसेट और दूसरा क्या हो जाएगा, फिजिकल एसेट। सेकंड देखिए क्वेश्चन, टेल हर एनी 2 रीज़न फॉर सेविंग मनी। 2 रीज़न कोई भी कि जो मनी है उसको सेव क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रीज़न तो देखिए कई सारे होते हैं ना। कुछ लोग सिक्योर फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं,
सेविंग्स करते हैं, ओल्ड एज के लिए करते हैं, इमरजेंसी की कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए सेविंग्स की जाती हैं, बच्चों की एजुकेशन शादी के लिए की जाती है, टू अचीव फैमिली गोल्स, है ना, एंड टू कोप विद राइजिंग इन्फ्लेशन, जो महंगाई बढ़ रही है उसको देखते हुए भी सेविंग्स करनी पड़ती हैं, टू इम्प्रूव द फैमिली स्टैंडर्ड, फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए भी क्या करनी पड़ती हैं, सेविंग करनी पड़ती हैं। हर कोई इस तरह की चीज़ें घर में सोचता है, फिर चाहे वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या लोअर मिडिल से करता है या हायर मिडिल से करता है, किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, ये चीज़ें हर घर में सोची जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच 4 पॉइंट शी शुड कीप इन माइंड वाइल इन्वेस्टिंग मनी, कौन से 4 पॉइंट जो है माइंड में रखने चाहिए मनी इन्वेस्ट करते हुए। तो देखिए, इन्वेस्ट करते हुए कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, कि जो आप पैसा लगा रहे हो वो सिक्योर है या नहीं है, रेशनल रिटर्न है, कैपिटल लिक्विडिटी है, टैक्स एफिशिएंसी होना चाहिए, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वेंस, एंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल कंडीशंस, एंड पोस्ट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड कैपेसिटी। तो ये सारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप एंड डिटर्जेंट में आपको 3 डिफरेंस लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत ही इजी है, तो आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। सोप से यानी हार्ड वाटर के साथ ये लेदर फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि डिटर्जेंट लेदर फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह के आंसर्स आप इसमें लिख दोगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 का बी पार्ट है, विच 2 पॉइंट आर टू बी बोर्न इन माइंड वाइल यूजिंग ब्लू ऑन वाइट कॉटन क्लोथ्स। तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे, अगर जो सूती कपड़े होते हैं, कॉटन के कपड़े होते हैं, उनके अंदर हम नील डालते हैं। ब्लू का मतलब क्या है, यूजिंग ब्लू यानी नील जो डालते हैं, है ना। तो किन 2 बातों का ध्यान आप रखेंगे। तो एक तो कपड़ा जो है गीला होना चाहिए, ध्यान रखना, सूखे कपड़े पर अप्लाई नहीं करते हैं। मिक्स पाउडर इंडिगो विद वाटर टू प्रिपेयर अ पेस्ट, पहले जो है पेस्ट बना लेते हैं, फिर उसको पानी में उसको क्या करते हैं, उसको डिज़ोल्व कर देते हैं अच्छे से। यूज़ द सॉल्यूशन इमीडिएटली टू अवॉइड स्टेन्स, तो जल्दी ही बनाते ही सॉल्यूशन और उसके अंदर कपड़े को डिप कर देना चाहिए। अप्लाइड इंडिगो व्हेन द फैब्रिक इज़ फुल्ली वेट, कपड़ा पूरी तरह से गीला होना चाहिए। विनेगर कैन बी यूज टू रिमूव इंडिगो स्टेन्स, और अगर स्टेन्स आ जाएँ तो हम विनेगर का यूज़ करके उन स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, और में दिया गया है, कंपेयर द स्टोरेज रूल ऑफ कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स। कॉटन और वुलन क्लोथ्स को हम स्टोर कैसे करेंगे वो आपको बताना है। तो आंसर रहेगा, स्टोरेज ऑफ कॉटन क्लोथ्स कैसे करेंगे, डोंट स्टोर विद स्टार्च, ठीक है, टू अवॉइड अट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। स्टार्च के साथ कॉटन क्लोथ्स को स्टोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वॉश एंड आयरन बिफोर स्टोरेज, तो उसको पहले स्टोरेज से पहले उसको वॉश कर ले और अच्छे से आयरन कर ले। यूज़ नीम लीव्स एंड मॉथ बॉल्स, तो मॉथ बॉल्स या नीम लीव्स डाल के तभी स्टोर करना चाहिए। ड्राई इन सनलाइट, स्टोर इन मॉइस्चर फ्री प्लेसेस। एंड वुलन क्लोथ्स को कैसे करेंगे, वॉश एंड ड्राई करेंगे, मसलिन क्लोथ में उसको या मसलिन पेपर में उसको रैप कर देंगे, मसलिन क्लोथ या पेपर में रैप कर देंगे। नीम लीव्स और मॉथ बॉल्स यूज़ करेंगे। ड्राई इन सनलाइट, अच्छे से सुखाएंगे उसको, और इंसेक्ट फ्री और मॉइस्चर फ्री कैबिनेट में उनको रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ड्राई क्लीन, इट इज सुटेबल फॉर विच टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो ड्राई क्लीन क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं। ड्राई क्लीन इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग फैब्रिक यूजिंग अ नॉन एक्वस लिक्विड मीडियम, ठीक है। इट इज सुटेबल फॉर डेलिकेट फैब्रिक लाइक सिल्क, वूल, शिफॉन, इस तरह के फैब्रिक को क्या कराते हैं, ड्राई क्लीन कराते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू प्रिपेयर अ स्पीच ऑन हेल्थ एंड वेलनेस ऑन द ओकेजन ऑफ योगा डे बीइंग सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। तो हेल्थ एंड वेलनेस पे योगा डे जो है आपको स्पीच प्रिपेयर करनी है। सो कलेक्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर दैट। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलनेस, तो आपको बताना है मीनिंग क्या है, वेलनेस का मतलब क्या होता है, और 4 बेनिफिट क्या होते हैं एक्सरसाइज करने के एडल्टहुड में। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। तो वेलनेस का मतलब क्या होता है, वेलनेस का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप फिजिकली फिट हो, आप मेंटली फिट होने चाहिए, आप सोशली फिट होने चाहिए, आपका एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, तो तभी हम उसको क्या बोलते हैं, वेलनेस बोलते हैं। तो हेल्थ वेलफेयर का मतलब क्या है, इट रेफर टू अचीविंग बैलेंस एंड हार्मनी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इंटीग्रेटिंग फिजिकल होना चाहिए, यानी फिजिकल हेल्दी होनी चाहिए, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, ठीक है। तो ये इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट क्या रहेंगे, इसमें देखिए एनवायरमेंटल हेल्थ होगी। बेनिफिट क्या होते हैं एक्सरसाइज के, इम्प्रूव बॉडी कंपोजिशन, मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज, एड्स इन वेट मैनेजमेंट, कंट्रोल डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रेंथ बोन्स एंड मेंटेन मिनरल डेंसिटी, एनहांस मसल स्ट्रेंथ, मेंटेन फिजिकल बैलेंस।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस रिड्यूस होता है, डिप्रेशन कम होता है, इंसोम्निया एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये सब जो है एक्सरसाइज करने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चे, आप अपनी उससे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप ये पेपर आप सब बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बच्चे को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।